नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों आज मैं बीपीएससी के इकोनॉमिक ऑप्शनल के पार्ट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को गेस क्वेश्चन को आपके सामने रखूंगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से ये जरूर बता सकता हूं कि जो मैं गेस क्वेश्चन कर रहा हूं उसी से ही प्रश्न आएंगे, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को मैं कवर कर रहा हूं। पिछले 20 वर्षों के पेपर को मैंने बहुत अच्छे से देखा है, बहुत अच्छे से समझा है। पार्ट 1 में जो इंपॉर्टेंट वीडियोस थे, क्वेश्चंस थे, उसका वीडियो पहले ही बना चुका हूं। ये है पार्ट सेकंड। आपको पता है कि पार्ट 1 में भी 3 क्वेश्चन करने हैं 6 में से, और यहां भी आपको 3 ही क्वेश्चन करने। कुल मिला के आपको फर्स्ट यूनिट से 3 और सेकंड यूनिट से 3 क्वेश्चन करने। बहुत ही आसान है। मुझे लगता है कि बीपीएससी इकोनॉमिक ऑप्शनल का अगर आप 1 महीना पढ़ लो, नोट्स बना लो, तो इससे आसान कोई ऑप्शनल हो ही नहीं सकता। मेरा जो अब तक का अनुभव है, मैंने आईएएस के 2 इंटरव्यू दिए हैं, यूपी पीसीएस में सिलेक्शन है मेरा। मुझे लगता है कि अगर किसी भी स्टेट से आप तुलना कर लो तो बीपीएससी का इकोनॉमिक सबसे आसान है, सबसे आसानी से तैयार कर सकते हो। और अगर आप 15 क्वेश्चन, अगर 30 क्वेश्चन का अगर आप नोट्स बना लो तो नो डाउट यहीं से प्रश्न आएंगे और आपको बहुत अच्छे मार्क मिल जाएंगे, आपका सिलेक्शन श्योर है। तो दोस्तों बहुत ध्यान लगा के समझिए कि हम पार्ट 2, जिससे आप लोग ज्यादा घबराते हैं, उसमें क्या क्या ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। मैं यहां पे 5 यूनिट में इसको बांटता हूं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को बताता हूं जिसके ऊपर आपको नोट्स बनाना है, जिसके ऊपर आपको मटेरियल कलेक्ट करना है। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मुझसे जो है संपर्क करिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों यहां पे बीपीएससी इकोनॉमिक ऑप्शनल के हम पार्ट 2 की बात कर रहे हैं, जिसे आप इंडियन इकोनॉमी कहते हो। इंडियन इकोनॉमी में जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उसको मैं 5 भाग में बांट रहा हूं। सबसे पहला जो पार्ट है हमारा वो है पब्लिक फिनांस का। इसको आप जो है पहला पार्ट, जो पहला यूनिट है, उसको मैं कह रहा हूं इंडियन पब्लिक फिनांस, भारतीय लोक वित्त के ऊपर है, क्योंकि एक प्रश्न भारतीय लोक वित्त के ऊपर पूछा जाएगा। तो पहला प्रश्न इसमें क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंस कमीशन, डिस्कस द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ 14th एंड 15th फाइनेंस कमीशन। यहां पे एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमेशा आपसे पूछा जा रहा है, वो है वित्त आयोग के बारे में। आपको यह बताना है कि वित्त आयोग क्या होता है। राष्ट्रपति आप जानते हैं 280 आर्टिकल के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशनरी बॉडी है, वित्त आयोग की गठन करते हैं और वित्त आयोग रिकमेंड करता है कि जो केंद्र के पास रिसोर्सेज हैं वो राज्यों में किस तरीके से आवंटित किए जाए। आप जानते हैं कि आप बीपीएससी में परीक्षा पास करोगे, आप एसडीएम बनोगे, बीडीओ बनोगे, लेकिन इनकम टैक्स आप सेंट्रल गवर्नमेंट को दोगे। बिहार में अगर कोई कंपनी, मान लो टाटा है, कोई प्रोडक्शन कर रही है, कार बना रही है, तो उसके ऊपर जो उसके ऊपर कारपोरेशन टैक्स लगेगा, निगम कर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। तो कहने का मतलब मैं ये बता रहा हूं कि आप काम करोगे, राज्य गवर्नमेंट से सैलरी पाओगे, टाटा काम करेगी बिहार में, बट जो बड़े टैक्स हैं, इनकम टैक्स, कारपोरेशन टैक्स, वो सेंटर के पास जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भारत का फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय ढांचा है, अगर सेंटर के पास ज्यादा टैक्स आ रहे हैं, ज्यादा उसके पास बायोइंट और इलास्टिक टैक्स है, तो वो राज्यों को भी बांटे। तो प्रश्न है कि कैसे बांटे। यहीं पे आता है फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। वित्त आयोग ये सिफारिश करता है कि जो टोटल इंडिविजुअल पूल में जो टैक्स का कलेक्शन हुआ है उसमें राज्यों को किस तरीके से बांटा जाएगा, किस आधार पे बांटा जाएगा। तो यही आपको यहां पे पूछा जा रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंस कमीशन, डिस्कस द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ। यहां पे 14वें और 15वें वित्त आयोग की जो रिकमेंडेशन है उसके ऊपर बात आपको पढ़ना है। फिर देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इक्विटी क्राइटेरिया अडॉप्टेड बाय डिफरेंट फाइनेंस कमीशन। फिर प्रश्न देखिए, फिस्कल पॉलिसी एंड बजटरी ट्रेंड्स इन इंडिया एंड साइलेंट फीचर ऑफ जीएसटी एंड टैक्स रिफॉर्म। देखिए सिर्फ मैंने यहां 4 प्रश्न लिए हुए हैं जो आपको इंडियन पब्लिक फाइनेंस से तैयार करना है। एक आपको तैयार करना है फाइनेंस कमीशन के बारे में, और फिर मैंने इसमें 2 तरह की बातें की है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो डिवीजन है वो क्या होते हैं, प्लस 14th एंड 15th जो फाइनेंस कमीशन है उसकी रिकमेंडेशन क्या रही है। फिर मैंने बात की है कि फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति क्या है, बजटरी ट्रेंड्स इंडिया में क्या चल रहा है, किस तरीके से गवर्नमेंट जो बजट बनाती है तो रेवेन्यू के ऊपर क्या कर रही है, कैपिटल के ऊपर क्या कर रही है। आप जानते हो इंपॉर्टेंट होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, बस ज्यादा रेवेन्यू के ऊपर, लगभग 80% गवर्नमेंट अपने बजट का रेवेन्यू के ऊपर खर्च करती है। ऐसा क्यों है और इसका क्या इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ साइलेंट फीचर आप जीएसटी एंड टैक्स रिफॉर्म। और इसी के साथ जब आप बजटरी ट्रेंड्स की बात करोगे तो इसमें आपको तैयार करना है
फिस्कल डेफिसिट के बारे में, ये क्या है, इसके कंपोनेंट क्या है, और आपको तैयार करना है रेवेन्यू डिफिसिट से किस तरीके से फर्क है राजस्व घाटे से, और फिर इसी में तैयार करना है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो थोड़े से आपको बजट डेफिसिट के बारे में आपको इसमें देखना है कि बजटीय डेफिसिट क्या होते हैं और इसका इकोनॉमी के ऊपर इंप्लीकेशन क्या होता है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जब आप फाइनेंस कमीशन की बात करोगे, मैंने कहा कि सारे इलास्टिक जो टैक्स हैं और सारे जो बायोन टैक्स मतलब बड़े जो टैक्स हैं जिससे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होती है, टैक्स इलास्टिसिटी बायोंसी का वीडियो मेरे बड़ा होगा यूट्यूब पे, आप देख लेना कि इसका मतलब क्या है। इतना टाइम आपके पास नहीं ले रहा हूं मैं, तो सिर्फ आप ये समझिए जो बड़े टैक्स है वो सेंटर के पास जाएगी। तो सेंटर सबसे पहले क्या करती है, जो राज्यों को बांटने जाती है, क्योंकि आप समझते हो कि ये एक जो हमारा सिस्टम है वो फेडरल का है, जो सेंटर है वो राज्यों का संघ है। तो यहां पे सबसे पहले वो बता देती है कि जो भी उसके जो डिविजिबल पूल है वो कितना हिस्सा राज्यों को देगी। जैसे मान लो कि वित्त आयोग कहता है कि आपको 42% देना है, तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल, मतलब कितना देगी। बट इसका मतलब टोटल जो उसके पास टैक्स कलेक्शन हुए हैं, जो डिविजिबल पूल में जो जो चीजें आती हैं उसका 42% राज्यों को देगी। अब दूसरा प्रश्न आएगा कि किस राज्य को कितना देगी और किस आधार पर, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ऐसा तो होगा नहीं कि गवर्नमेंट के पास जो टैक्स आए उतना ही पैसा मिजोरम और मणिपुर को दिया जाए जितना कि यूपी और बिहार को दिया जाए, क्योंकि यूपी और बिहार की पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है। तो क्या मिजोरम और त्रिपुरा के बराबर संसाधन इसको दिया जाए? उत्तर है नहीं। यहां पे लोग ज्यादा है, यहां पे जो है निर्धनता का स्तर। तो आपसे जो प्रश्न बार बार पूछा जाता है ना, हॉरिजॉन्टल जो डिविजिबिलिटी है उसका बेस क्या है? हॉरिजॉन्टल डिविजिबिलिटी का बेस ये है, प्रत्येक फाइनेंस कमीशन ये डिसाइड करता है कि किस आधार पे राज्यों को पैसा दिया जाए। सबको बराबर नहीं दे सकते हैं, तो उसमें कुछ लोग क्षेत्रफल को आधार मानेंगे, कुछ लोग फिस्कल डिसिप्लिन को आधार मानेंगे, कुछ लोग फॉरेस्ट कवर को मानेंगे, कुछ लोग पॉपुलेशन को मानेंगे, कुछ लोग डिस्टेंस फ्रॉम पर कैपिटा इनकम। तो ये आपको तैयार करना है कि कौन से आधार होंगे जिस पे आधार पे आप बोलोगे कि यूपी को, महाराष्ट्र को, बिहार को ज्यादा रिसोर्स मिले, और कौन से ऐसे क्राइटेरिया हैं जिसको आप डिसाइड करोगे कि डिफरेंट स्टेट को क्या मिलेगा, वो क्या है। तो कई बार आप देखो अब इसमें फिस्कल डिसिप्लिन को भी रखा जा रहा है कि जो ज्यादा एफर्ट करेगा उसको ज्यादा जो रिसोर्स मिलेगा। तो ये बहुत आसान टॉपिक है। इसी के बाद आप बजट के बारे में पढ़ लीजिएगा, बजट डेफिसिट के बारे में पढ़ लीजिए। तो सो सिंपल यार, आसानी से कर सकते हो। कोई इसमें इतना आसान पेपर तो शायद बीए का भी नहीं होता होगा, जहां मुझे लगता है सो सिंपल। अब दूसरे पार्ट में आ जाइए। दूसरे पार्ट में हम इकोनॉमिक रिफॉर्म का इश्यू रखे हुए हैं। पूरा का पूरा जो सेकंड पार्ट है वो मेरा है इकोनॉमिक रिफॉर्म, आर्थिक सुधार से तैयार करना है। पहला आपको किससे तैयार करना था? राजकोषीय से, वित्तीय नीति से, राजकोषीय नीति से या बजटरी सिस्टम से तैयार करना था, इंडियन पब्लिक फाइनेंस से। दूसरा अगर आपको जो तैयार करना है वो आपको तैयार करना है आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म, जो आर्थिक सुधार हुए। इसमें क्या है? क्रिटिकली एग्जामाइन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। जो 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, जब आप बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस में फंसे हुए थे, तो उसको बाहर निकालने के लिए जो एलपीजी प्रोग्राम मनमोहन सिंह के द्वारा चलाया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का, वो क्या था, उसके साइलेंट फीचर क्या था, किस तरीके से हमने अपने इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए खोल दिया, ज्यादा एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट के ऊपर। पहले हमारी पॉलिसी बिल्कुल ये थी कि एक्सपोर्ट हम करना चाहते थे, इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करके रखे हुए थे। लेकिन आप देखोगे पूरी इकोनॉमी को ओपन किया गया, ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म किया गया, एक्सचेंज रेट के ऊपर रिफॉर्म किया गया, फिस्कल रिफॉर्म्स किया गया, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म किया गया, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म किया गया, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, ये सारे रिफॉर्म्स किए गए ताकि इकोनॉमी को और लिबरल बनाया जाए, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के कंपनीज को, एफडीआई को अट्रैक्ट किया जाए। तो यही पूछा जा रहा है कि एग्जामाइन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी, उसके बारे में मैं आपसे बहुत डिटेल में चर्चा करने वाला हूं, बहुत ही आपको मजा आएगा। क्रिटिकली एनालाइज द इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इसी में देखिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म भी आपसे पूछा जाएगा 1991 में। औद्योगिक नीति में क्या परिवर्तन आए, वो प्रश्न, प्लस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म। फिर जो है इसी रिफॉर्म में आप पढ़ लीजिए कि जो व्यापारिक नीति में जो सुधार हुआ है, कस्टम ड्यूटी को बहुत कम कर दी गई। पहले 1000% कस्टम ड्यूटी हुआ करता था, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को एकदम से हटा दिए गए। अब सिर्फ आप इंपोर्ट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आप जो है क्या लगा सकते हो, आप टैरिफ लगा सकते हो, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस नहीं। फिर क्रिटिकली एग्जामाइन द एलपीजी प्रोग्राम आपसे पूछा जा सकता है, एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। जो भारत में जो 9 आर्थिक सुधार रहे हैं उसके बारे में प्रश्न। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म इसी को बोला जाएगा, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। तो एक आपको नोट्स तैयार करना है 15 से 20 पेज का, जिसमें 1991 के बाद जो भी बड़े बड़े रिफॉर्म्स हुए हैं, जिसको आप सेकंड जनरेशन रिफॉर्म के अंतर्गत भी पढ़ते हो, वो क्या रहे हैं, उसके ऊपर एक बेहतर नोट्स बना लीजिए आप कि ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स क्या रहा है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म्स क्या रहा है, आपका फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म क्या कर रहा है, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म क्या, किस तरीके से जो राव मनमोहन मॉडल था वो इकोनॉमी को ओपन करने की बात करती थी, जो इकोनॉमी को हम लोग बांध के रखे थे उसको ओपन करना, नीतियों को किस तरीके से लिबरल करने की बात की गई, किस तरह इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के इंटीग्रेशन की बात की गई, ग्लोबलाइजेशन की बात की, और किस तरीके से जो
सरकारी क्षेत्र का जो मोनोपोली था उसको प्राइवेट सेक्टर को उसमें जो है लाया गया, किस तरीके से गवर्नमेंट के जो ओनरशिप था उसको डाइल्यूट किया गया, यहीं से डिसइन्वेस्टमेंट की बात करोगे, यहीं से आप प्राइवेटाइजेशन की बात करोगे। तो ये सारे 15-20 पेज का एक नोट्स बना लो तो यार इतने अच्छे मार्क्स आते हैं, इसमें पूछो नहीं। और एक फ्लो चार्ट से मैं आपको बताना सिखाऊंगा कि किस तरीके से पूरे इकोनॉमिक रिफॉर्म को एक फ्लो चार्ट से आप दिखा सकते हो और इसमें सारे सेगमेंट आ जाएंगे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, रिफॉर्म। तो दिस इज द सो सिंपल, आप बहुत आसानी से ये कर सकते हो। तो आप इसे स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। एक इसमें आपको आएगा न्यू ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म के ऊपर एक प्रश्न आना है तय है, इसके ऊपर आप लोग एक 15 पेज का नोट्स जरूर बना ले, मैं इसमें आपकी काफी हेल्प कर सकता हूं। दूसरा चीज देखिए, एग्रीकल्चर के ऊपर जो है हमारा फोकस है। तीसरा पार्ट में हम एग्रीकल्चर, भारत में कृषि की बात करेंगे। कृषि में पहले प्रश्न को मैं बता देता हूं, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी इन इंडिया, भारत में कृषि कीमत नीति। दूसरा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, इसमें आपको जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात करनी है, और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के विषय में आपको पढ़ना है। फिर डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम एंड स्वामीनाथन रिपोर्ट 2006, इसमें भारतीय कृषि के प्रमुख लक्षणों को बताइए, और स्वामीनाथन कमेटी जो है थी 2006 उसकी क्या क्या विशेषताएं थी उस पर बात करना है। हिस्ट्री ऑफ लैंड रिफॉर्म इंडिया, भारत में कृषि सुधार है उसके विषय में, और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है इससे संबंधित इश्यूज के बारे में आपको पढ़ना है पूरे एग्रीकल्चर में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसमें कई वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर चुके हैं। मैं यहाँ पर बता दूं, आपको सबसे पहले बात यह समझनी होगी कि भारत में एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी क्या है, किस तरीके से जो फूड ग्रेन्स की प्राइसेस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती थी, इसको किस तरीके से रिस्टोर करने के लिए गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी बनाई, किस तरीके से इसमें जो है रोल प्ले कर रहा है CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइस, किस तरीके से इसमें रोल प्ले कर रहा है फूड सिक्योरिटी FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसमें क्या रोल कर रहा है, इसमें MSP क्या होता है, प्रोक्यूरमेंट प्राइस क्या होता है, बाधवा कमेटी आई जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर बेस्ड थी। तो इसमें भी आपको एक 10 पेज का बेहतर नोट्स बना सकते हो आप, जिसमें पूरी तरीके से कृषि क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, भारत में स्वामीनाथन कमेटी आई थी 2006 उसने क्या रिकमेंडेशन किया था, ओके ना, या फिर जो है भारत में फूड सिक्योरिटी के साथ खाद्य सुरक्षा का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, खाद्य सुरक्षा होता है क्या, इससे डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो एक 10 पेज का नोट्स आप यहां बना सकते हो, एक दिन का टाइम लगेगा, इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा, बहुत आसानी से आप बता सकते हो एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या रहा है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या रहा है, ओके ना, और लैंड रिफॉर्म भारत में क्या हुए थे, जो जमींदारी प्रणालियां थी आप पढ़े होंगे, रैयतवाड़ी सिस्टम था, जमींदारी प्रणाली था, है ना, उसको किस तरीके से आप जो है ना रीएलोकेशन किए, किस तरीके से जो है परमानेंट जो प्रणाली थी। तो ये सारे सुधारों को आपको एक नोट्स बना लेना है, मिश्रणपुरी में इसको काफी अच्छे से कवर किया गया, बहुत आसान है, आप कर सकते हो। फिर आप आइए पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। एक प्रश्न आपसे हमेशा पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर पूछा जाएगा। अब इसमें कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, भारत में निर्धनता का कारण क्या है, मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी, भारत में जो है किस तरीके से आप मेजर करते हो, इसमें दो तरह की नीति आएगी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है, रिलेटिव पॉवर्टी होती है। ज्यादा प्रश्न रिलेटिव पॉवर्टी के ऊपर पूछे जाते हैं, मतलब हेड काउंट, कितने लोग गरीब है, उसके लिए डिफरेंट कमेटीज के बारे में आपको पढ़ना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी में अगर आपसे जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो सी रंगराजन कमेटी के बारे में पूछा जा सकता है, आपसे सुरेश दी तेंदुलकर कमेटी के बारे में पूछा जा सकता है, ओके ना, NC सक्सेना के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये सारे वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किए, सो गुड वीडियो, बहुत आसानी से आप इसको क्लियर कर सकते हो कि रिलेटिव पॉवर्टी क्या है, इसके मेजरमेंट के लिए लॉरेंज कर्व, गिनी कोफिशिएंट मेथड है, तो आप कर सकते हो। एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, भारत में जो है एस्टिमेशन में आपको सुरेश तेंदुलकर, सी रंगराजन कमेटी, और किस आधार पे वो पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करते हैं, किस तरीके से जो भारत में पॉवर्टी को मेजर किया जाता है उसका मेथड क्या है बेसिकली। तो आप देखोगे इसमें जो है URP मेथड है, MRP है और डबल MRP है, यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड मेथड, मिक्स रिकॉल पीरियड मेथड, और जो है मॉडिफाइड मिक्स रिकॉल पीरियड मेथड। तो ये तीनों मेथड आपको सीखना है, जो मैं आपको बहुत अच्छे से कवर कराने वाला हूं। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया, मनरेगा क्या है, MG नरेगा के बारे में, जॉबलेस ग्रोथ इन इंडिया। तो देखिए एक तो प्रश्न पूछा जाता है भारत में बेरोजगारी क्यों इतनी ज्यादा है, उसके क्या कारण है, और इसमें जो किस तरीके से आप इसको कम कर सकते हो। या फिर एक प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है जॉबलेस ग्रोथ, भारत में ग्रोथ हुआ है लेकिन लोगों को रोजगार नहीं मिला, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द बिहाइंड इट। और एक MG नरेगा प्रोग्राम जो आप जानते हो मनरेगा, वो क्या रहा है, उसकी क्या जो है लाभ हानि रही है, किस तरीके से वो काम किया। और पांचवा है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग से एक प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, और बेसिकली पूछा जा रहा है ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। भारत में जो मॉनेटरी पॉलिसी है जिसके लिए रिस्पांसिबल संस्था हमारा सेंट्रल बैंकिंग है, और जो है RBI है, वो किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी को लेके आता है, मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, किस तरीके से वो मॉनेटरी स्टेबिलिटी को प्रमोट करते हैं। फिर मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ RBI इन एरा ऑफ कोविड में किस तरीके से बहुत अच्छे से काम किया था, आपने देखा RBI और उसकी मॉनेटरी पॉलिसी में वो क्या था, किस तरीके से लिक्विडिटी को किस तरीके से बढ़ाने का काम
काम किया था जब लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं रही थी, इसके ऊपर आपको एक प्रश्न तैयार करना है। व्हाट इज द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, रेट ऑफ रिपो एंड रिवर्स रिपो के बारे में आपको बताना है, और किस तरीके से ये इकोनॉमी में रिसेशन को या फिर इन्फ्लेशन को स्थिति को कम कर सकता है या फिर जो है मॉनेटरी स्टेबिलिटी को प्रमोट करना है, इसके ऊपर आपसे बात करनी है। फिर कंपेटिटिव स्टडी ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल, एक कंपेटिटिव स्टडी आपको पढ़ना है भारत में कि मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति से जो है आप क्या समझते हो, कितना कौन इफेक्टिव है, इसके ऊपर एक शानदार वीडियो मैं आपको देने वाला हूं। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, भारत में जो मौद्रिक नीति है उसमें क्वालिटेटिव मेजर क्या है, क्वालिटेटिव मेजर्स क्या है, इसके बारे में बात करनी है आपको। आप ज्यादा पढ़ते हो क्वांटिटेटिव मेजर के बारे में, बैंक रेट क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, रेपो क्या है, रिवर्स रेपो क्या है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या है। तो इसके अतिरिक्त क्वालिटेटिव जो मेजर होते हैं, क्वालिटेटिव मेजर जैसे मार्जिन डिटर्मिनेशन है, मोरल प्रेशर है, ओके ना, इसके बारे में भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो कुल मिला जुला के दोस्तों ये 5 जो है आपके पार्ट हैं, और इस पे अगर आप चाहें तो 15 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लोगे, 3-3 क्वेश्चन तैयार कर लो और कुल मिला के 50 पेज का नोट्स बना लो, जो कि एक सप्ताह का काम है, तो मोर देन सफिशिएंट। तुम पक्का है नोट लिख के आओगे, कोई आपको दिक्कत होगी नहीं, और कोई दिक्कत होगी तो हम आपके साथ हैं। मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूं, और इसके ऊपर आप कॉल मत करिएगा, मैं आपसे कहूंगा कि इसके ऊपर आप जो है व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपकी सहायता कर दूंगा। और ये है वो नंबर 6307374827, इसके ऊपर मैसेज कर दीजिए। किसी तरह की बीपीएससी रिकॉर्डेड कोई भी प्रॉब्लम है तो हम लोग मिलजुल के सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड। आओ कुछ अच्छा करें, आओ कुछ बड़ा करें, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ।